नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में एक बहुत खास मेहमान जिनका नाम है कन्हैया कुमार। जी हाँ, उनकी शोहरत तब सामने आई थी जब 2016 में वो JNU कैंपस में स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट थे और उनके बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने एंटी इंडिया स्लोगन्स को रेज किया है। और इस समय वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं CPI के। आपका बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया कुमार। कन्हैया, मेरा पहला सवाल है कि कन्हैया कुमार जो कि बहुत ज़्यादा अपनी स्पीचेस के लिए जाने जाते थे, पिछले 2 महीनों में आपकी आवाज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने बंद कर दी है। उसका कारण क्या है? कन्हैया कुमार क्यों चुप हो गए? देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि कोरोना की जो परिस्थिति है उसमें कहीं पे भी गैदरिंग हो और लोगों के बीच में बीमारी का संक्रमण हो। इसीलिए हम लोग कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं जहां से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो। और हमारा ये मानना भी है कि अभी भाषण देने का वक्त नहीं है। अभी है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाए। और हमारा पूरा ध्यान जो है इसी बात पे है। अलग अलग जगह पे टीम बना करके हमारे साथी मदद कर रहे हैं। और सिर्फ हमारे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे जो उनकी छोटी सी आमदनी है उसके माध्यम से वो लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन का पूरा सिचुएशन है, ये जो दर्दनाक माहौल है, मुझे नहीं लगता है कि ये भाषणबाजी का वक्त है, इसलिए भी चुप हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगी। आपने कहा कि ये भाषणबाजी का टाइम नहीं है और मदद का टाइम है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इन 2 महीनों में जो पूरे देश के सामने नज़र आ रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने सारी पावर्स को सेंट्रलाइज कर लिया है। हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे कि राज्यों को ज़्यादा ताकत दी जाए, पंचायत लेवल पे लोगों को ज़्यादा ताकत दी जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जितनी पावर्स हैं वो पूरी PMO में जाकर सिमट गई हैं। और अगर ऑपोजिशन भी इस दौरान अगर चुप हो जाएगा तो इन इश्यूज़ को रेज कौन करेगा? देखिए, अपोजिशन चुप नहीं हो सकता है। अपोजिशन का काम है सवाल उठाना, वो सवाल उठाएंगे। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है कि सिर्फ सरकार से सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा। सरकार के सामने एक मॉडल भी देना पड़ेगा। सरकार को ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये वक्त जो है पक्ष और विपक्ष करने का नहीं है। ये जिम्मेवारी सिर्फ विपक्ष के ऊपर नहीं है, ये जिम्मेवारी सरकार के ऊपर भी है कि वो विपक्ष के सलाह को गंभीरता से ले। और जो एक ख़ास तरह की परिस्थिति आज देश के सामने उभर कर के सामने आई है कि पहले से ही देश एक भयानक आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो तबाह हो चुकी थी। आप जानते हैं कि बार बार रिजर्व बैंक का जो रिज़र्व पैसा था वो सरकार को अपना दैनिक खर्च चलाने के लिए लेना पड़ा। अभी जो 20 लाख का पैकेज भी घोषित किया गया है उसमें सरकार के पास पैसा नहीं है, उसके खजाने में पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि हम लोग भयानक आर्थिक मंदी का शिकार होने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में सबको मिल करके, पक्ष विपक्ष सबको मिल करके एकजुट होकर के काम करने की ज़रूरत है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो सरकार ने जो मॉडल अभी लोगों को जो कोविड-19 से निपटने के लिए जो सरकार ने मॉडल तैयार किया है, आप उससे कहीं ना कहीं अग्री करते हैं? इसको आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें अच्छी हैं जिसको करना चाहिए उस पर सबको एग्री करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें गलत हुई हैं जिसको दूसरे तरीके से किया जाना चाहिए उस सवाल पे डिसएग्री भी होंगे। जैसे उसका सरकार ने गलत क्या किया है कोविड-19 में आपके हिसाब से? उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल लॉकडाउन खुद है। जैसे इस बात से कोई इनकार नहीं किया कि लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए, लॉकडाउन करने की ज़रूरत थी, लेकिन लॉकडाउन की एक तैयारी होनी चाहिए। हमारा देश कोई 50 लाख वाला देश नहीं है। इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। जब भी हम कोई इस तरह का फैसला लेंगे उसके पहले हमको तैयारी करने की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं होगा कि रात को वज़ीर आज़म आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे और 4 घंटे के बाद कहेंगे कि देश में सब कुछ बंद हो जाएगा। तो नोटबंदी में जो गलती की गई थी उस गलती का अनुभव सरकार के इस फैसले में नहीं दिखा। जो स्वास्थ्य लेवल पे तैयारी करनी चाहिए थी, ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारा न्यूज़ आपने देखा होगा कि PPE किट पहनने से गर्मी की वजह से लोग जो है बेहोश हो जा रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी बेहोश हो जा रहे हैं। और ये सवाल सब लोगों ने जो है फेस किया कि जो ही लॉकडाउन की परिस्थिति शुरू हो गई, मार्केट से जो है सैनिटाइज़र गायब हो गया, मास्क मिलना बंद हो गया
और सब लोगों ने ये कहा कि हमारे पास जो अवेलेबल हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है उससे हम कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। तो इस लॉकडाउन के दौरान उसको तैयारी करने की जरूरत। जिनको ये कहा गया है, आपको ध्यान होगा पहला जो अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण का आया था उसमें भी ये बातें आई थी कि अलग अलग जो राज्यों में जो बोर्ड्स हैं उनके पास पैसे हैं, लेकिन डायरेक्ट पैसा किसी भी मजदूर के जेब में नहीं गया। देखिए, डायरेक्ट पैसा तो मजदूर के पास गया ही नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसको उसके पूरी नीति की जो साजिश है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी खरीदते हैं हर रूप में किसी न किसी तरीके से सरकार को टैक्स देते हैं। सामान खरीद करके इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, सेस देते हैं, तो हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार के लिए पीएम केयर फंड में जो हमने पैसा जमा किया वो दान था, लेकिन सरकार हमको क्या देगी? लोन देगी। हम जो देंगे वो दान है, सरकार जो देगी वो लोन है। और जब तक ये कैश ट्रांसफ़र नहीं करेंगे मज़दूरों के पास सीधे, तो मज़दूरों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, और परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो आज मज़दूर मर रहे हैं, कल को हमारे देश की जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जो इंडस्ट्रीज है, वो मरना शुरू हो जाएगा। और ओवरऑल पहले से इस देश में जो आर्थिक मंदी चल रही थी वो आर्थिक मंदी और गहरा जाएगा। जहाँ तक सवाल है पैसे का, इसको एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप याद कीजिए, लॉकडाउन से पहले ही कई राज्यों ने केंद्र सरकार को कहा कि आप हमारा जीएसटी का पैसा वापस कीजिए, और केंद्र सरकार ने उनका जीएसटी का पैसा वापस नहीं किया है। क्या वजह है? वजह यह है कि सरकार की नज़र में प्राथमिकता ही कुछ और है। अभी जब लॉकडाउन चल रहा है, मजदूर ट्रेनों में मर रहे हैं, सरकार कह रही है कि 9 लोगों की मौत हुई है, और सरकारी सुरक्षा एजेंसी आरपीएफ कह रही है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये जो परिस्थिति है उसमें सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है? सरकार के लिए जेट खरीदना प्राथमिकता है, सरकार के लिए पार्लियामेंट विस्टा बनवाना प्राथमिकता है। सरकार ने कोर्ट को जाकर के कहा कि 20,000 करोड़ का इस लॉकडाउन के दौरान नेताजी के लिए बिल्डिंग बनाना जरूरी है। क्या करेंगे नेताजी बिल्डिंग में आकर के? उनके लिए लॉकडाउन नहीं है क्या? उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है क्या? क्या ये 20,000 करोड़ रुपया जो मजदूरों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता था? ये सवाल है। ये सवाल बेशक सरकार से पूछे जाने। थर्ड फ्रंट की, जो कि नॉन एनडीए नॉन आरजेडी फ्रंट की, क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ? देखिए, हम चुनाव को लेकर के अभी बिल्कुल प्राथमिक तौर पे नहीं सोच रहे हैं। हमारी प्राथमिकता ये बात मैं कैसे मान लूं कि आप बिल्कुल सोच नहीं रहे चुनाव के बारे में? मैं इसलिए नवंबर में चुनाव है, मैं इसलिए नहीं सोच रहा हूँ, या हमारे जैसे बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे हैं कि जब तक राजनीति इस पक्ष और विपक्ष, इस दो ध्रुव से बाहर निकल करके एक मुद्दे पे एकजुट होकर के नहीं खड़ी होगी, तब तक किसी प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है। जब तक जाति और धर्म से अलग हट करके जो बिहार के लोगों के बुनियादी सवाल हैं उस पर राजनीति नहीं खड़ी होगी, तब तक जो है बिहार प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है। फ्रंट बनते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, तरह तरह के चुनाव देश में होते हैं। हमको लगता है कि चुनाव ही राजनीति नहीं है। चुनाव से बाहर आकर के भी कैसे हम एक ज़िले का, एक राज्य का विकास कर सकते हैं, वहाँ के लिए क्या उपयुक्त नीति हो सकती है, क्या मॉडल हो सकता है, कैसे हम युवा शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर वापस बिहार गए हैं, उसको लेकर के एक योजना कैसे बनाई जो आप ये बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी आइडियलिस्टिक भी लगती हैं। अब लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली मुझे बताइए, क्या आपका सपना नहीं है कि नीतीश कुमार को सिंहासन से हिलाकर कन्हैया कुमार क्या चीफ मिनिस्टर बनना नहीं चाहते? देखिए, आप दुनिया के किसी इंसान को बिहार का चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो वो समस्याएं तो नहीं जाएंगी। उन समस्याओं को हो सकता है कन्हैया अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए तो बिहार की समस्याओं को हल किया जा सके। ये भरोसा ना हम लोगों को किसी के भीतर झूठ तरीके से पैदा करना चाहिए, और ना ये भरोसा मेरे अंदर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अलादीन का चिराग नहीं है हमारे पास कि हम लेके जाएंगे और चीज़ों को ठीक कर देंगे। बिहार या कोई राज्य, आज केरल इतना शानदार काम कर रहा है स्वास्थ्य के मामले में, तो क्या वो आज शुरू हुआ है कि उसकी तैयारी पिछली सरकारों के द्वारा भी की गई? जब देश में मात्र 1.5% जीडीपी का खर्च करेंगे हम हेल्थ पे, जब तक हम जीडीपी का शेयर नहीं बढ़ाएंगे हेल्थ के ऊपर, अच्छे अस्पताल कैसे बनेंगे? मुझे बताइए, पिछले 10-15 साल में नए अस्पताल कितने खुले हैं, कितना नया जो है मेडिकल कॉलेज खुला है? ये सवाल है, इसको लेकर के नीति बनाना ज़रूरी है। और जब तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, जब तक कई तरह के राजनीतिक फोर्स मिल करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे कि कैसे हम उस प्रदेश का विकास कर सकें, फिर तो कुर्सी बांटते रहिए, कभी तू ले ले कभी मैं ले लेता हूँ। ये से देश की परिस्थिति नहीं बदलने वाली है। लेकिन कन्हैया
आपको भी पता है जो पॉलिटिक्स की हकीकत है कि राजनीति में रियलिटी में क्या होता है, हम पेपर पे क्या लिखते हैं, मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं और लोगों को रैलीज में क्या बताया जाता है, ये तो सब जगह होता है, ये सब जगह होता ये है। तो रियलिटी शो में भी होता है कि जो गेस्ट आते हैं उनको हंसने के लिए भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है। नहीं, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिहार का चुनाव अब बस थोड़े दिन ही बचे हैं, इनफैक्ट महीने बस आप काउंट कर सकते हो टिप्स पर, और आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, एक ऐसे फ्रंट को, लेफ्ट की जो आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स हैं, आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उस पार्टी के बारे में कई सालों से अब ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल वो खत्म हो गया है लेफ्ट फ्रंट, ऐसा लग रहा है। हालांकि इश्यूज़ लेफ्ट फ्रंट उठाता रहता है और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे भी लेफ्ट उठाता रहा है, लेकिन लेफ्ट के बारे में जो परसेप्शन है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये कोई देश को डायरेक्शन नहीं दे सकते, इनके पास कोई युवा शक्ति नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार के आने के बाद ऐसा लगता है कि एक नई उम्मीद की किरण जाग गई है। नहीं, सिर्फ कन्हैया, कितनी जान कन्हैया ने अभी तक लेफ्ट में फूकी है, मेरा एक सवाल आपसे। देखिए, ये एक व्यक्ति केंद्रित सवाल ही नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव का सवाल है, ये एक आइडियोलॉजी का सवाल है कि हम सरकार कैसे चलाएंगे, उसके को लेकर के हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है। मैं अपनी बात क्यों करूं? आज शैलजा टीचर की बात होने की ज़रूरत है ना। आज हमारे सामने दो मॉडल है, एक गुजरात मॉडल है, दूसरा केरला मॉडल है। पूछ लीजिए देश में घूम घूम करके कि कौन सा मॉडल चाहिए। वो मॉडल चाहिए जहाँ मज़दूरों को हवाई जहाज़ से लाया गया, जहाँ मज़दूरों को 5 स्टार होटल की व्यवस्था में क्वारंटाइन किया गया, जहाँ मौत की संख्या एकदम मिनिमम कर दी गई। सबसे पहला केस वहाँ पे आया था, पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लिया गया। जहाँ जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य के ऊपर और शिक्षा के ऊपर खर्च होता है, या आपको अहमदाबाद चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आपको मोदी जी की तरह अपना ब्रांड बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, एक बड़े लीडर के रूप में उभरने की कोई इच्छा नहीं है? क्योंकि ये लड़ाई जो है, राजनीतिक लड़ाई बॉक्सिंग मैच नहीं है कि दो बॉक्सर जो हाथ में ग्लव्स लेकर के आए और एक दूसरे की नाक तोड़ दें, उससे कुछ नहीं होगा। अगर मोदी जी कुछ अच्छा करें और उससे देश आगे बढ़े तो दूसरे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम करें, ठीक है, अगर हमारे जैसे और लोग करें तो उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, देश को, हम लोगों को ये जो वाद विवाद, पक्ष विपक्ष, वाद प्रतिवाद वाली जो परिस्थिति है ना, उससे बाहर निकालने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है कि असल में उस दोनों इंसान का कंट्रोल एक ही आदमी के पास है। कभी इधर का स्विच दबा देता है, कभी इधर का स्विच दबा देता है। जो लेबर कानून खत्म किए गए, मैं आखिरी बात बोलता हूँ, लेबर कानून जो खत्म किए गए हैं वो किसी एक पार्टी के राज्य में नहीं खत्म किए गए। ये सवाल है, अगर मजदूर मर रहे हैं तो मजदूरों को सुरक्षा देने वाला कानून नहीं समाप्त किया जाना चाहिए। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, बिजली पे, पानी पे, सुरक्षा पे खर्च होना चाहिए। चलिए, ये लेबर जो लॉज को लेकर जो पूरा मुद्दा अभी उठा है, इस पे तो अभी बहस चल रही है, अभी क्या होगा, अभी इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन चलते चलते एक जो मेरा सवाल है कि आज इस कुर्सी पे एज एन एंकर मैं बैठी हूँ, लेकिन अगर आज इस कुर्सी पे नरेंद्र मोदी आपके सामने होंगे तो एक लाइन में आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी एक तो इस कुर्सी पे क्यों होंगे? प्रधानमंत्री जी इमेजिन कर लीजिए, हम बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं राजनीति में। इमेजिन ही करना है तो फिर मोदी जी को क्यों इमेजिन करें? बर्नी सैंडर्स को इमेजिन ना कर लें। लेकिन अगर मोदी जी ही हैं तब भी हम उनको एक बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री, इस समय डायरेक्ट लड़ाई उन्हीं से ही चल रही है, इसलिए मैंने बस मैं बर्नी सैंडर्स तो उनसे सिर्फ मैं इतना बात कहूँगा कि देखिए, मैं आपकी यह बात मानने के लिए तैयार हूँ कि आपने चाय बेची है, वो भी रेलवे स्टेशन पे। अगर आपने चाय बेची है रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे की जो ये दुर्दशा है और मजदूरों की जो ये हालत है, ये आपसे छुपी हुई नहीं होगी, आप उसको देख रहे होंगे। और आप देख करके चुप मत रहिए, वरना राजनीति में कल को आकर के कोई भी इंसान ये कहेगा कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, तो उस पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। गरीब के ऊपर जो भरोसा है उसको नहीं मिटने। चलिए, यही है शायद कन्हैया कुमार की स्टाइल, बेबाक। और आई एम श्योर अगर मोदी जी ये इंटरव्यू देखेंगे तो सोचेंगे ज़रूर, भले वो कुछ करें ना, लेकिन 2 सेकंड के लिए सोचेंगे कि कन्हैया कुमार ने क्या किया, आप क्या कहा है। आई एम सॉरी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस पर आने के लिए, एंड इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू कन्हैया। ऑन रिकॉर्ड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ।